नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सट में हमारे साथ दिल्ली से डेयर डेविल जर्नलिस्ट उमाकांत लखेड़ा जी जुड़े हैं। लखेड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी ओर से और हमारे दर्शकों की ओर से। जी, हमें थैंक यू। आज जो बात करना है वो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के बारे में बात करना है और जी, जी, लखेड़ा जी हमें अंदर की बातें बताएंगे, क्योंकि भाजपा का उम्मीदवार जीतना तो था ही, क्योंकि आंकड़े उनके पक्ष में थे, मगर कैसे क्या होगा, उनको अपना जो मार्जिन है वो बढ़ाना था। और इस बीच उन्होंने जिन लोगों ने विपक्ष के उम्मीदवार को कमिट किया था जी, जी। उनको भी धमकाया। कहते हैं कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का भी इस्तेमाल हुआ इस चुनाव में। वैसे तो नरेंद्र मोदी जी ये इस्तेमाल करने में माहिर है और विपक्षों को दबाने के लिए, सरकारें तोड़ने के लिए इस प्रकार के कारनामे करते रहे हैं। मगर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में ऐसा करेंगे ये हमारे समझ में नहीं आता है। लखेड़ा जी दिल्ली में है, बहुत करीब से ये सब खेल उन्होंने देखा है, इसलिए हमारे दर्शकों के लिए लखेड़ा जी अंदर की बात करेंगे और सीधी बात करेंगे, बेबाक बात करेंगे। लखेड़ा जी, आपका स्वागत है फिर से। और जी, बहुत हम धन्यवाद। आपसे अनुरोध करते हैं कि आप वो अंदर की बात हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। लखेड़ा जी। देखिए, अंदर की बात बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है, अब पब्लिक डोमेन पे सब आ गई हैं। अंदर की बात 2 ही हैं। एक तो मोदी जी ने और उनकी जो ब्रिगेड है, उस पूरी ब्रिगेड ने इतना ताकत लगा दिया, वो ऐसी है कि जैसे आपके गाँव में किसी आदमी ने खूब पेट भर के खाना खा रखा है और पेट भर के खाना खाने में पेट में कोई जगह नहीं है, उसके बाद वो कहता है मैंने एक और दावत में जाना है। पेट आप में जगह नहीं है कि एक और दावत में जाने की तैयारी तैयारी कर रखी है। तो आपके पास पता है आपको कि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ आपके पास है, अपोजिशन को भी पता है कि आप 80 80 के करीब आगे हैं, इसलिए कोई दो राय नहीं है। और अगर कंटेस्ट हुआ, ये क्यों डरे हुए थे? ये डरे इसलिए थे हरि जी कि इनको ये डर लगता था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का इलेक्शन पार्ट 2 यहाँ रिपीट हो जाए। अगर ये रिपीट हो गया तो मोदी एंड अमित शाह के खिलाफ ये विद्रोह हो जाएगा। तो विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी शुरू कर दी पिछले 1 महीने से। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का मतलब अपोजिशन के जिनको पता है हमको वोट नहीं देंगे उनको फोन करना, बर्थडे की बधाई देना, जन्मदिन बधाई हो भाई साहब, मैं अमित शाह बोल रहा हूं। इस तरह के इन्होंने हथकंडे अपनाए, कमजोर कड़ियां ढूंढनी शुरू की। जब इनको लगा कि पहली बार पिछले 10 साल में इंटायर अपोजिशन यूनाइटेड है, कंप्लीटली यूनाइटेड है, वो कंप्रोमाइज करने की तैयार नहीं है, तो इन्होंने फिर जो इनको सपोर्ट करते हैं, जैसे 2-3 लोग तो ओपनली सपोर्ट करते हैं, उसको तो सरकार का पार्ट भी है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी सरकार का पार्ट है, नीतीश कुमार की पार्टी सरकार का पार्ट है, इक्का दुक्का यूपी की पार्टी और इक्का दुक्का बिहार की पार्टी सरकार में हिस्सा है। अब सवाल यह है कि इनको लगा कि अगर ये लोग धोखा दे गए तो फिर बड़ी किरकिरी हो जाएगी। तो हमारा हमारा 60-70 वोट जो है तो इंटैक्ट करना है उसको। और उसके अलावा हमको दूसरे के बाड़े से कुछ बकरी खींच लेनी है। दूसरे के बाड़े में कुछ बकरियां हैं, उनको भी खींच लो। चाहे आपके पास बहुमत है, सब कुछ है, कंफर्टेबल है, आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे का भाई कुछ चोरी कर लो, इधर से उधर से कुछ, इधर हाथ पांव मार लो। वो इन्होंने काम किया। 15 वोट इनवैलिड हुए। बड़ा जी। रहस्यपूर्ण है ये, और ये रहस्य ही बना रहेगा। इसका देखिए, कोई इंक्वायरी तो होनी नहीं, कोई सीबीआई इंक्वायरी होनी नहीं। 15 वोट इनवैलिड हुए और 15 लोगों ने अब्सेंट किया, ओपनली अब्सेंट किया। और वो अब्सेंट क्यों किया? इन्होंने प्रेशर डाला। किस पे प्रेशर डाला? इन्होंने प्रेशर डाला चंद्रबाबू नायडू पर कि भाई आप तेलुगु अस्मिता के नाम पर अगर आप हिल डुल गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू सत्ता का भूखा आदमी है, सत्ता का भूख। जैसे सत्ता की भूख इनको है, ऐसे चंद्रबाबू नायडू को भी है। एंड ही चंद्रबाबू नायडू इज इन लास्ट लेग ऑफ ऑफ हिज पॉलिटिकल कैरियर।
तो उसको अब अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम बनाना। तो जी वो इनसे गारंटी चाहता है कि भाई मैं अब 1-2 साल रहूंगा और मैं अपने बेटे को सौंप दूंगा। तो इसमें आप उन्होंने कहा था हम फुली सपोर्ट है आपके, आप जो कुछ भी करेंगे, परिवारवाद करेंगे, हम नेहरू गांधी का परिवारवाद होगा तो हम खिलाफ बोलेंगे, लेकिन आपका परिवारवाद में हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप परिवारवाद चलाइए, कुछ चलाइए, आप हमको जब तक खुश रखेंगे हम आपका परिवारवाद के साथ है। जैसे आप इधर उधर जाएंगे तो हम आप इलाज कर देंगे, सीडी सीबीआई वगैरह इंक्वायरी तो चल रही है जी भाई। चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जो ईडी सीबीआई इंक्वायरी जो हुई थी, जगनमोहन रेड्डी ने जो शुरू की थी, वो तो इनकी कृपा से शुरू की थी ना। 2019 के बाद जो इनकी कृपा बरसी उस पर जी जगनमोहन रेड्डी पे, वो तो सरकार का पार्टनर था। तो इन्होंने जगनमोहन रेड्डी को बोला कि तुम इसके चूड़ी कस दो। चंद्रबाबू नायडू चूड़ी कस दे, उसने जेल में डाल दिया इसको। अब जेल में डाल दिया तो ये बहुत परेशान है। तो फिर इन्होंने कहा बीजेपी से हाथ मिला लिया, सारे पाप धुल गए। अब एक तो ये कहानी है। दूसरा ये है कि 15 वोट वो हैं जिन्होंने अपने वोट को इनवैलिड किया। इनवैलिड किया, इनवैलिड वैलिड का मतलब एक आपके जो दर्शक है उनको बता दूं कि वो इनवैलिड वोट एक किस्म से नोटा वोट है। नोटा, अच्छा ओके हम किसी को वोट नहीं देना चाहते, उन्होंने अपने वोट को इनवैलिड कर दिया। ये नहीं है कि वो बहुत मासूम है, नादान है, उनको पता नहीं है। उनको ये दिखाना था पब्लिकली कि हम वोट डालने गए। लेकिन वो उसमें दो बातें हैं। हो सकता है कि अमित शाह मोदी से जो परेशान लोग हैं वो लोग भी उनको शामिल हो 15 वोट। एक ऑप्शन ये है कि भाई बीजेपी की नोटा वोट वाले बीजेपी के लोग अंदर भी बैठे हुए हैं, इसमें कोई कोई शंका नहीं हो सकती किसी को। जब इनको ये पता लग गया, इसीलिए तो इन्होंने बाहर फोन करना शुरू कर दिया कि हमारा जो वोट है ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि बीजेपी के वोट से शिफ्टिंग हो गया वोट का। उसको कवर करने के लिए इन्होंने चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने बीजू जनता दल, अब बीजू जनता दल को इन्होंने चुनाव हरवाया, लोकसभा में भी चुनाव हरवाया और विधानसभा में धोखा किया, है ना, धोखा किया उनके साथ। पांडियन करेक्टर है, एक पांडियन जो ब्यूरोक्रेट है और बहुत खास आदमी है, उसके साथ अमित शाह का डील है। डील हुआ लोकसभा चुनाव के पहले कि देखिए विधानसभा में हम तुमको सपोर्ट करेंगे। ऐसा पॉलिटिक्स में होता है। बीजेपी कैंडिडेट खड़े कर रही है, वो कहेंगे हम चाहेंगे आप जीत जाए विधानसभा में, लोकसभा में आप हमें जीतने दो। ये बच्चों का खेल है क्या? कॉलेज लड़कियों मतलब छोटे छोटे बच्चों का खेल है जो एलकेजी में रहते हैं। भाई तुम चुनाव लड़ रहे हो, पांड्यान ने इनको फंसा दिया, किसको? नवीन पटनायक को। तो ये जो गेम है। और उसके बाद तो बताया आपको बीआरएस वाला, वो भी केसों में फंसा हुआ है, दल तक फंसा हुआ है। जी और जगनमोहन रेड्डी तो 15 साल से उसके खिलाफ केसेस चल रहा है। उसका भी एक ही शर्त है कि माई बाप हजूर मुझे बचाओ। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, आप भ्रष्टाचार करोगे, कुछ भी करोगे, हम आपके साथ हैं। लेकिन कोई जो भ्रष्टाचार करेगा हमारे साथ नहीं है, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। ये इनका पॉलिटिक्स है जी। जी तो इसमें ये 15 वोट, क्योंकि इन्होंने इंडिया ब्लॉक ने ये दावा किया कि ये 15 वोट हमारे इनवैलिड हो गए, यानी हमारे इंटेक रहे। जितने इंडिया ब्लॉक के वोट थे उसमें से कोई क्रॉस वोटिंग नहीं किया। मगर आपने जिस प्रकार से कहा, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने थोड़ा, यानी 15 में से भारतीय जनता पार्टी वाले भी हो सकते हैं, इंडिया ब्लॉक बिल्कुल वाले भी हो सकते हैं, यानी जी और मुझे आशंका शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले भी, उन पर भी थी कि ये जी भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ भी कर जी सकते, क्योंकि केसेस जिन पर है वो तो दबते रहेंगे। तो जी जी इस जी प्रकार से जैसे ये चुनाव का निष्कर्ष निकला, मान लीजिए कि ये जी। जीत गए, इतना बड़ा मार्जिन से जीते, अब आगे क्या होना है? ठीक है साहब, ऐसा है कि आगे जो एक तो अपोजिशन की जो एकता है वो बहुत पिछले 11 साल में अपोजिशन इतना यूनाइटेड कभी नहीं रहा। एक तो ये जो यूनाइटेड अपोजिशन है ना, ये सबसे बड़ा खतरे की घंटी पैदा हो गई इनके लिए कि जी अपोजिशन यूनाइट कैसे हो गया है। तमाम कोशिश कर लिया, अपोजिशन यूनाइट हो गया। पार्लियामेंट के बाहर आपने देखा कि वोट चोरी के खिलाफ पार्लियामेंट के भीतर अपोजिशन ने इनकी नाक में दम कर दिया। ये कोशिश कर रहे थे कि अपोजिशन में कुछ
ब्लैक शिप ढूंढ करके हम थोड़ा सा अपनी दुकान चला लेंगे, तो वो एक इनके लिए खतरे की घंटी है। दूसरा इनके लिए खतरे की घंटी ये है कि आने वाले वक्त में अगर अपोजिशन यूनाइट होता है और इस तरह से नया पोलराइजेशन, नया ध्रुवीकरण होता है, तो आने वाले वक्त में दो ही पॉलिटिक्स रह जाएगी, या आप भाजपा के साथ हैं या भाजपा के खिलाफ है। आपको याद होगा कि पहले कांग्रेस के खिलाफ जब माहौल होता था, तो लोग या तो कांग्रेस के साथ होते थे या कांग्रेस के खिलाफ होते थे। अब जी जो माहौल आगे बढ़ रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इधर है या उधर है, तो अब एक नई चीज, नया ट्रेंड भारत की पॉलिटिक्स में आ रहा है। इन्होंने इस चुनाव में थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने का कोशिश किया, कुछ एक नया फ्रंट खोलने का कोशिश किया, कि कहा कि हम बीजेपी के साथ भी नहीं है, कांग्रेस के साथ भी नहीं है। अब क्या है कि जो पार्टी बीजेपी के साथ जाएगी, ये बड़ा क्लियर कट मैसेज आ गया, उनका जी वही हाल होगा जो जो चंद्रशेखर राव का हुआ है, केसीआर का हुआ है। भाई बीजेपी से दोस्त ने किया, आपके मुंह भी झुलस गया और आपके हाथ भी झुलस गए। अब आप जंगल में जाके भाग गए, आग के जंगल में चले गए पानी बुझाने के लिए। अब करेंगे नहीं जी नहीं 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 नहीं, अब हम आपके साथ भी नहीं है और अपोजिशन में भी नहीं। बीजू जी जनता दल को पता है कि हमको बीजेपी ने चुनाव हराया, हमारे साथ धोखाधड़ी किया, पांडियन और अमित शाह की डील हुई कि ऐसा बच्चों का खेल हुआ। अब बीजू जनता दल को भी इन्होंने डराया। देखिए बीजू जनता दल का प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने, इनकी पार्टी के लोगों ने, मैं नवीन पटनायक को पर्सनल कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन इनकी लोगों ने उड़ीसा में ये जो माइनिंग है ना, इतना रुपया कमाया, खरबों रुपया कमाया। अब इनके सबकी फाइल बनी हुई, नवीन पटनायक के लोग हैं, उनके फाइनेंसर हैं भी। भाई 25 साल तक आपने राज किया ना वहां, तो आपके जी फाइनेंसर तो है जो आपका पैसा लूट रहे थे, खनन में, माइनिंग में पैसा लूट रहे थे। अब क्या है कि इन सारी पार्टियों का भविष्य डार्क हो गया। मायावती से शुरू कीजिए, अकाली दल से शुरू कीजिए, बीजू जनता दल से शुरू कीजिए, बीआरएस से शुरू कीजिए, और जगनमोहन रेड्डी से शुरू कीजिए, खत्म हो गया। अब अगला बारी है चंद्रबाबू नायडू। अब चंद्रबाबू नायडू ने अभी इनको गोली दे रखी है। चंद्रबाबू नायडू बिहार इलेक्शन का इंतजार कर रहा है। कितना भी प्रॉमिस कर ले, बिहार में अगर जो नीतीश कुमार की पार्टी अगर चुनाव हार गई तो झगड़ा होना है। बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी में झगड़ा होगा, मारकाट होगी, कहेगी साहब हम जो है अपना संबंध को विच्छेद करते हैं। तो वो सिचुएशन, एक बड़ी विन विन सिचुएशन चंद्रबाबू नायडू के लिए होगी, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन का इंतजार कर रहा है कि जब बिल्कुल ये मोदी सरकार अपने बोझ से गिरेगी। क्योंकि अभी 2 महीने है ना वहां के चुनाव के, 2 महीने है बिहार चुनाव के, 2 महीने जी में ग्रांट आ जाएगी, ग्रांट आती रहेगी 2 महीने में, 2 महीने बाद देखा जाएगा क्या होता है। तो उसके बाद चंद्रबाबू नायडू चुनाव में नहीं जाना चाहता, वो एक इसी 18th लोकसभा में एक वैकल्पिक सरकार चाहता है, और वैकल्पिक सरकार जैसे बनने की नौबत आएगी तो वो कूद मार के इधर चला जाएगा, इतना मैं आपको कह सकता हूँ जी। जी सर, इसमें कहते हैं कि ये आम आदमी पार्टी ने गद्दारी की। आम आदमी पार्टी वैसे जैसे इंडिया ब्लॉक के साथ कुछ समय तक वो जुड़े रहे, और फिर इस बार उन्होंने समर्थन भी किया इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार का, जस्टिस रेड्डी का, मगर उन्होंने, मेरे ख्याल से उनको दबाया गया, या तो समझाया गया, या तो वो भाजपा की बी टीम के नाते काम करते हैं हर जगह पर। बिहार में भी जी उनको भेजा जा रहा है, पीके को भी भेजा गया है, और जी पंजाब में उनकी सरकार है, वो भी चलाना है उनको। गुजरात में भी वो कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के वोट कटरा के नाते काम कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी को निगल जाएंगे भारतीय जनता पार्टी वाले, या आम आदमी पार्टी आगे बढ़ सकती है, क्योंकि ये गद्दारी के बाद में। हाँ देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी को तो निगल चुके हैं, ऑलरेडी निगल चुके हैं। अभी देखिए ना कि जो 4 लोग जेल में बंद थे, जी और जो अरविंद केजरीवाल जब जेल से छूट के आए, या अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे, तो इन्होंने एक चिट्ठी लिखी मोहन भागवत को, आम आदमी पार्टी ने, कि देखो जी ये हमारे खिलाफ ऐसा ऐसा कर रहे हैं। अब मोहन भागवत को आप चिट्ठी क्यों लिखते हो भाई? आप राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखो, आप गवर्नर को चिट्ठी लिखो, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखो, आप मोहन भागवत को क्यों चिट्ठी लिख रहे हो?
लेजिटिमेसी एक जिसका कोई रजिस्टर्ड ही नहीं है, जो Right. कहते खुद मोदी उसको एनजीओ बताते हैं रजिस्टर्ड, उसको आप चिट्ठी लिख रहे हैं कि शिकायत करके मोदी और अमित शाह की शिकायत कर रहे हैं कि हमें झूठे केस में फंसा रहा है। तो एक तो यह है कि इनका डील हुआ, आम आदमी पार्टी का आरएसएस के थ्रू डील हुआ मोदी सरकार से, अभी नहीं, 2-3-4 महीने पहले। अब जी अब मोदी मोदी सरकार ने ये शर्त रखी कि भाई ये तुम इंडिया ब्लॉक की बैठक में भी जाते हो, पार्लियामेंट में उनके साथ रहते हो, तो कैसे हो सकता है? तो इन्होंने सबसे पहले काम किया, 2 महीने पहले एक रेजोल्यूशन पास किया पार्टी की मीटिंग में और कहा कि हम इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। अब कोई कोई मतलब है? मतलब आपकी सिद्धांत की पॉलिटिक्स का कोई सिद्धांत नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई वैल्यू सिस्टम नहीं है और कोई शर्म भी नहीं है। आपको कहते हो अपोजिशन है। अरे जो मैं तो केरल में गया हूं ना, केरल का इलेक्शन कवर किए कई बार, तो वहां 2 पार्टी है, यूडीएफ एंड एलडीएफ, एक यस दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, स्टेट में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, एक दूसरे के जाने दुश्मन है। लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा खतरा देश को है भारतीय जनता पार्टी और उसकी कम्युनल सांप्रदायिक हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स है। ये वो जो समझते हैं, मेच्योर्ड है। तो उन्होंने कहा देखिए स्टेट में हम झगड़ा करेंगे, केरल में हम झगड़ा करेंगे, लेकिन जब देश को बचाने की बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, मोदी के खिलाफ हम किसी के साथ भी हाथ मिलाएंगे। तो इसको सिद्धांत बोलते हैं, इसको मैं इसलिए तो मानता हूं। तो वहां की जी 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 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट घोषित कर दिया था। फिर हम्म, भी 0 सीट है उनकी, पिछली बार तो 1 सीट थी हम्म, नहीं, देखिए केरल की विधानसभा में। देखो देखो, उनका जीरो भी बहुत बड़ी बात है, जीरो आना भी एक बहुत बड़ी बात होता है। अगर उनकी 0 सीट है तो ये भी तो एक बड़ा अच्छा भारी काम है। जी सर, 2 और सवाल मुझे पूछना था। एक तो मोदी जीत गए, यानी ये, क्योंकि ये जीत का सेहरा तो मोदी ही बांधेंगे, तो हम्म, मोदी जीत गए तो वो निश्चिंत हो गए कि अभी भी उनके सामने चैलेंजेस हैं? क्योंकि जो पार्टियां एनडीए में थी वो इस बार तो नहीं है, धनखड़ के वक्त में जब चुनाव हुआ वो चुनाव और इस बार राधा कृष्णन के वक्त में चुनाव हुआ, इसके बीच जी में अंतर तो काफी है। देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए धनखड़ साहब को 74% वोट पड़ा, धनखड़ साहब को जी 74%। और जो अपोजिशन कैंडिडेट थी उनको 182 वोट पड़ा था, मार्गेट अलवा को। अब इनकी चिंता क्या हो रही है, ये चाह रहे थे कि जो धनखड़ जिस वोट से जीते थे वही मार्जिन इस बार रहे, लेकिन वो हुआ नहीं, हो भी नहीं सकता था, क्योंकि आप उसमें 303 बीजेपी के थे अपने बल पर, अभी आप 240 पे आ गए। और मजेदार बात क्या है कि इन्होंने पार्टी का कुनबा बढ़ाने के लिए सारे घोड़े दौड़ा लिए, 240 से किसी पार्टी का विलय कर लें बीजेपी में, भाजपा में, उसको 260 कर लें, 255 कर लें, वो हो नहीं रहा है। तो ये वही का वही रुके हुए हैं। अब ये जो है, अब इन्होंने क्या किया, अभी इस इलेक्शन के लिए इन्होंने नापाक नापाक वादे किए, अनहोली प्रोमिसेस किए। किसको जी किए अनहोली प्रोमिसेस? आपने जगनमोहन रेड्डी के साथ अनहोली प्रोमिसेस किए, न पाप करने के वादे किए आपने कि हाँ आपके लिए हम गलत काम कर लेंगे। जगनमोहन रेड्डी को कह दिया आप चिंता मत कीजिए, आपका आप हम टच नहीं करेंगे। आप जितना भी झूठे केस, जो भी केस में फंसे पड़े हैं, अभी आप कैसे करेंगे? आप चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अगर केसेस हैं तो आप ट्रायल करोगे ना। अब उसमें आप जब उनको एक एक करके छूटते चले जाएंगे और अपोजिशन पार्टी को आप फंसाते हैं, झूठे केस में फंसाते हैं, अपोजिशन को फंसाओगे जो आपके साथ नहीं है, और जो 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 जो, जो केसेस में फंसे हुए हैं, ईडी सीबीआई के स्टेबल सबूत है। ये जो सज्जन है अभय चौटाला, जिनके यहाँ ये अपने धनखड़। धनखड़ साहब शरण लिए हुए हैं, उनको क्या, अभय चौटाला तो बीजेपी का आदमी है, बीजेपी के लिए काम करता है ना, क्योंकि बीजेपी ने बोला हुआ है उसके खिलाफ। एक तो आय से अधिक संपत्ति का केस है, उसमें भी लगभग लगभग जेल भी जा चुका, भी बाहर निकला हुआ है अभय चौटाला। अभी सीबीआई का एक और करप्शन के केसेस है जिसमें सीबीआई का फाइनल रिपोर्ट लगनी है, फाइनल रिपोर्ट। जेल हो जाएगी कम से कम 20 साल के लिए, 10 साल के लिए तो जाएगा जाएगा।
तो वो जी रुका हुआ है तब तक के लिए। तो अपने घर में धनखड़ को शरण ले ली। अब धनखड़, इनको लगता है कि धनखड़ जो है ना कभी भी मुंह खोल देगा, हमें नंगा कर देगा, एक्सपोज कर दिया, उसको जो है चौटाला के घर में टिका दिया, तो ताकि वो रडार पर है। तो आपका आपका प्रश्न यही है कि इनको ये कोशिश थी इनकी कि 2022 रिपीट होगा, और 2022 रिपीट होने से हम क्या होगा कि हम कहेंगे 578 78 जीत गए, हमारा डंका बज रहा है। वो हुआ नहीं। इसलिए नहीं हुआ कि इनको ये लग गया कि पार्टी के भीतर असंतोष है, सुगबुगाहट है, और वो सुगबुगाहट कभी भी अब कम होने वाली नहीं है। क्योंकि अब जो है ना, अब जो सीन होता है हरी देसाई साहब, जो सीन होता है, सीन ये होता है कि ये अपना पीक को टच कर चुके हैं। पीक जो था वो पीक इनको कभी दोबारा मिलने वाला है नहीं। धीरे धीरे करके एक्सपोज हो गए। अभी आज कभी तो पोल पट्टी खुलेगी ना भाई, सच तो सामने आएगा ना, जो सच्चाई है वो तो सामने आएगी। आप कहोगे साहब हमने इंटायर इंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है, बीए किया है, वो आपके गुजरात से, तो कभी ना कभी तो कोई सरकार बदलेगी, कोई जहां यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करेगा ना। आज नहीं करेगा, 4 साल बाद करेगा, 6 साल बाद करेगा, आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे उसके बाद करेगा। तो आपकी पोल तो खुलेगी ना आपके खिलाफ, जो आपने गोधरा में किया, जो आपने संजीव भट्ट के साथ किया, जो आपने लोहिया के साथ किया। ये तो सच आज नहीं तो सामने आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। और इतिहास में हुआ है ये, देखिए हमने एक से एक तोपखाना देखे हुए नेता, सब मिट्टी में जी मिल गए, कुछ नहीं हुआ। एक फेज हुआ, सही बात। आपका भी एक फेज है, उस फेज में आप गलत काम करते रहो, लेकिन उस गलत कामों की पोल पट्टी आज नहीं तो कल खुलेगी। इस चुनाव में इन्होंने पूरा कोशिश की कि धनखड़ के टाइम पर जो जीत हो जाए वो हमें होनी चाहिए। वो पूरा इन्होंने सारे घोड़े खोल दिए, इनका कुछ नहीं हुआ, और अब होगा भी नहीं। अब इनको ये है कि आने वाले जो इलेक्शंस है, ये जो जीत है, ये जीत जो है, ये तो होना ही था। अब ये जीत के बाद आगे क्या है, इनको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे कि आगे क्या होने वाला है। जी धन्यवाद। जी अ, अंत में मैं एक ही सवाल अभी करना चाहता हूं कि मैं लालायित हूं। चूंकि राधा कृष्णन तमिलनाडु से थे, तमिल थे, आपको लगता है कि डीएमके के कुछ लोग उनको वोट किए हों? देखिए, जो मुझे लग रहा है कि इसमें रूल आउट नहीं कर सकते इस पॉसिबिलिटी को। जी पॉसिबिलिटी जैसा आपने बताया कि आम आदमी पार्टी, पॉसिबिलिटीज आपने और भी लोग बताए जिनका डील हुआ। तो उसमें डील ऐसा हुआ ना कि जैसे आपने कहा कि भाई मेरे को आप वोट देंगे, तो मैं दिखाने के लिए पोलिंग बूथ तक चला गया, लेकिन मैंने आप किसी को भी वोट नहीं दिया। तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की इनडायरेक्ट मदद हो गई। और ये भी हो गया कि हमने तेलुगु अस्मिता के खिलाफ, द्रविड़ अस्मिता के खिलाफ वोट नहीं किया, मैं एक द्रविड़ कैंडिडेट को जिताया। तो हो सकता है, लेकिन ये जो खेल हुआ ये बीजेपी को इसके बारे में जरूर पता होगा। ये खबर आज नहीं तो 2 महीने बाद, 10 दिन बाद बाहर आएगी। मुझे ये भी ये रूल आउट नहीं कर सकते कि डीएमके ने भी जरूर कुछ ना कुछ, हो सकता है कि वहां से 2 4 5 लोगों ने द्रविड़ अस्मिता के नाम पे वोट किया होगा। क्योंकि देखिए प्रेशर में जब आप ऐसा डाल देते हैं तो प्रेशर में निजी ताल्लुकात तो होते हैं। अभी ये जो सीपी राधाकृष्णन साहब हैं, ये बेसिकली बड़े जेंटल पर्सन है, जो मैंने उनको रीड किया जब वो जी एमपी बन के आए थे, तब से रीड किया कि इज ए जेंटल, थॉरो जेंटलमैन। अब उसका प्राइवेट लाइफ क्या है, उसका बिजनेस डीलिंग क्या है, इज बिजनेस है उनका, तिरपुर में उनका बिजनेस है, जो कोयम्बतूर का इलाके में उसे लगा हुआ है। तो उनका जी बिजनेस कारोबार है उनका। तो वो कई बार क्या होता है कि बिजनेस रिलेशनशिप भी लोगों के साथ होती है। डीएमके में भी कई लोग बिजनेसमैन है, तिरपुर में उनके बिजनेस फैले हुए हैं, उनका उद्योग व्यापार मंडल है। हो सकता है कि वो कनेक्शन हो। तो आप अपनी पार्टी को दिखाने के लिए तो पोलिंग बूथ तक जाना पड़ेगा आपको, मजबूरी है आपकी, लेकिन भीतर जाके अपने वोट को आप नोटा कर देते हैं, ताकि ये लगे कि आपने किसी को वोट नहीं दिया, लेकिन आप अपनी पार्टी की आंखों में भी धूल झोंकते हैं, बीजेपी की आंखों में भी धूल झोंकते हैं। लेकिन राधा कृष्णन को पता है कि वोट मुझे किसने दिया। ये राधा राइट कृष्णन को, डीएमके के उन 3 4 एमपी 5 एमपी को पता होगा। लेकिन इस पर कोई ऑथेंटिक, जो अधिकृत जो सच्चाई है, वो अधिकृत सच्चाई सामने नहीं आ सकती है। हम लोग केवल अनुमान लगा सकते हैं, कयास लगा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये जो गुप्त मतदान है, गुप्त मतदान में आपको मानना पड़ेगा कि इनवैलिड वोट हो गया, 2 जगह लगा दिया, और किसी ने जानबूझ के अपने वोट को इनवैलिड कर दिया। तो ये तमाम तरह की पॉलिटिक्स है, तमाम तरह के दाव पेच है, तमाम तरह के खुद को धोखा देना,
दूसरे को धोखा देना, ये दांवपेच पॉलिटिक्स में होते हैं। और जो का दांवपेच कहीं नहीं होते, वो दांवपेच राजनीति में होते हैं। ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, दर्शकों को भी पता है। इतना ही सही मैं बात। कहना चाहता हूँ। जी जी जी। सर सर इस जीत में भाजपा भले ही जीत जीत उसको मिली हो, मगर उसके लिए चिंता और चुनौतियां का वक्त अभी गुजरा नहीं है, और आने वाले दिनों में भी पता नहीं कैसे वो उससे मुकाबला करेंगे। मगर आप हमारे साथ जुड़े और ये विश्लेषण किया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और नमस्कार। बहुत थैंक यू सर।